नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में इस समय प्रायश्चित काल चल रहा है। इस तरह का कोई उदाहरण भारतीय राजनीति में कम से कम आज़ादी के बाद देखने को मिला हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत जोर डालने पर दिमाग पर एक समय का घटना चक्र याद आता है, लेकिन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। उस पर बात करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है पहले इस पर बात कर लें। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ नाराज़गी, कुछ झूठे प्रचार और कुछ आलस्य के कारण बीजेपी की सीटें घट गई। नतीजा आने के बाद विपक्ष का और ख़ासतौर से कांग्रेस का जो रवैया था, उसको देखकर मतदाता को लगा कि उससे गलती हो गई यानी पश्चाताप करने लगा कि हमने ये क्या कर दिया। उसे लगा मोदी को कमज़ोर करके हमने अपने को कमज़ोर कर लिया, देश को कमज़ोर कर लिया। अब ये बात जो है, अगर तुरंत लोकसभा चुनाव के नतीजे की बात कही जाती तो ये लगता कि एक नैरेटिव बनाने की शायद कोशिश हो रही है, लेकिन तथ्य उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो साबित करते हैं कि ऐसा हुआ है। मतदाता के मन में ऐसा चल रहा था, तो पश्चाताप हुआ तो उसका प्रायश्चित करना। तो राजनीति में और चुनावी राजनीति में तो प्रायश्चित ये है, जिस वोट की ताकत के कारण आपने गलती की, उसी वोट की ताकत से उसका प्रायश्चित कीजिए, यानी भूल सुधार कीजिए। तो आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, एक एक करके सब बीजेपी जीतती जा रही है। उसमें झारखंड एक अपवाद है, लेकिन उसके बारे में कई बार बात कर चुका हूं। इसलिए आप देखिए कि ट्रेंड देखिए, जो मुख्य ट्रेंड है वो भाजपा के पक्ष में है और विपक्षी दलों के खिलाफ है। तो लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक केवल विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, कई राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव हुए, और अभी छत्तीसगढ़ में मेयर के चुनाव हुए। उत्तराखंड में 11 में से 10 मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बने। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 10 के 10 मेयर भारतीय जनता पार्टी के बने, और एक मेयर रायगढ़ का छत्तीसगढ़ में तो ऐसा व्यक्ति बना जो चाय की टपरी चलाता था, चाय बेचता था। उसको बीजेपी ने टिकट दिया और वो जीत गया, लोगों ने मेयर बना दिया। ये होता है पार्टी में जब बहुत भरोसा हो लोगों को, मतदाता को, तब इस तरह के नतीजे आते हैं। और एक बात और याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होते, वो बैलेट पेपर से होते हैं। तो विपक्ष जो ये राग अलापता रहता है कि बैलेट पेपर से होगा तो हम जीत जाएंगे, तो बैलेट पेपर के ये नतीजे हैं। तो बैलेट पेपर में तो पूरा सफाया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो फिर भी विपक्ष को कुछ मिला है। अब मैं कह रहा था कि इस तरह का उदाहरण जो है, इससे पहले कब की बात कर सकते हैं जब इस तरह का उदाहरण दिखा हो। मुझे लगा कि 1980 से शायद इसकी तुलना कर सकते हैं, जब इंदिरा गांधी वापस आई। 1977 में हार गई थी, जनता पार्टी जीती। 3 साल उन्होंने संघर्ष किया, उनकी लोकसभा की सदस्यता एक बार रद्द हुई। पहले वो रायबरेली से आम चुनाव में हार चुकी थी, फिर वो चिकमंगलूर से लड़ी, वहाँ से जीती। उसके बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द की गई। फिर वो आंध्र प्रदेश के, तब विभाजन नहीं हुआ, संयुक्त आंध्र प्रदेश के मेढक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उपचुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद 1980 में उनकी सरकार में वापसी हुई। लेकिन याद रखिए, वो सत्ता से 3 साल बाहर रहने और संघर्ष करने के बाद वापसी हुई थी। 2024 में इस देश के मतदाता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं किया, सिर्फ उनकी सीटें कुछ घटा दी। एक बात ये। दूसरा, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उनको जीतने के लिए इंदिरा गांधी को गैर संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी 13 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करना पड़ा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराना पड़ा। अब बहुत से कांग्रेस पार्टी के पैरोकार जो है तुरंत तर्क देते हैं कि जब जनता पार्टी 1977 में आई तो उसने भी कांग्रेस की 11 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। तथ्यात्मक रूप से आप देखें तो बात बिल्कुल सही है। तो 11 राज्य सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया था, 13 को इन्होंने कर दिया, तो बात बराबर हो गई।
लेकिन पहले देखिए कि आप किस बात से किस बात की तुलना कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार ने जो 13 राज्य सरकारें बर्खास्त की, विधानसभा भंग की, इन सभी विधानसभाओं का चुनाव 1972 में हुआ था। और विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, निर्वाचित कार्यकाल। इन सभी राज्यों की विधानसभा अपना निर्वाचित कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। लेकिन इमरजेंसी में 1976 में इंदिरा गांधी ने सभी विधानसभाओं का और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। ये चुनाव के बाद हुआ, चुनाव से पहले नहीं, बीच में हुआ, इमरजेंसी के दौरान हुआ, जब संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था, जब सारे विपक्ष के नेता जेल में थे, तब ये संविधान संशोधन करके ये प्रस्ताव पास किया गया। जनता पार्टी की सरकार आई तो इस संशोधन को रद्द कर दिया। तो उस हिसाब से आप देखिए, संवैधानिक स्थिति देखिए, तो इन राज्यों की विधानसभा का निर्वाचित कार्यकाल पूरा हो चुका था। इसलिए नए चुनाव कराना जनता पार्टी की संवैधानिक जिम्मेदारी थी। लेकिन 1980 में ऐसा नहीं था। 1980 में जिन 13 राज्यों की विधानसभा भंग की गई, उनका कार्यकाल 2 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ था। लेकिन उस समय कोई जो है सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट बचाव में नहीं आया इन राज्य सरकारों के या इन विधानसभा के सदस्यों के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अभी जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला लग रहा है। क्योंकि अगर आप याद कीजिए तो 1980 में इंदिरा गांधी के खिलाफ, यानी कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष बटा हुआ था। 2024 अगर आप याद कीजिए तो विपक्ष एकजुट था मोदी के खिलाफ, सारा विपक्ष एकजुट हो गया था। 1977 हो या 1980 हो, दोनों चुनावों में न तो जनता पार्टी ने और न 1980 में इंदिरा गांधी ने किसी झूठ का सहारा लिया। लेकिन 2024 के चुनाव में जो विपक्ष का नैरेटिव बना, विमर्श खड़ा किया उन्होंने, वो एक झूठ पर किया कि बीजेपी की 400 सीटें आएंगी तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसका कोई आधार नहीं था। लेकिन ये कैंपेन चलाया गया, खासतौर से आरक्षण का कैंपेन जो है वो कुछ राज्यों में चल गया। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत हरियाणा, जम्मू कश्मीर से हुई और महाराष्ट्र में इसका प्रचंड रूप देखने को मिला और अब दिल्ली में, ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने की कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना लोगों को चमत्कार की तरह लगता है, उसके विरोधियों को लगता है ये अप्रत्याशित है। वो आज भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कभी चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी डालते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डालते हैं, कभी जो है वो मतदाता सूची पर उसका दोष मढ़ते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मतदाता ने उन्हें हरा दिया। लेकिन ये सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह का परिवर्तन आया, कम से कम सबसे ताज़ा जो नतीजा आया है दिल्ली का, दिल्ली में जिस तरह से विपक्षी दलों के बीच में नया राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, कांग्रेस को अलग थलग करके बाकी पार्टियां एक हो गई। अरविंद केजरीवाल का साथ उन पार्टियों ने दिया जो इंडी गठबंधन का सदस्य हैं। ऐसी पार्टियां भी जिनका अपने राज्य में कांग्रेस से गठबंधन था, लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल था। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है। दोनों गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती, कांग्रेस 6 सीटें जीती। लेकिन दिल्ली में जहां समाजवादी पार्टी के कैंपेन करने न करने का कोई असर नहीं होने वाला था, केवल कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए, कांग्रेस को बताने के लिए कि हम छुटकारा चाहते हैं आपसे, अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बदले की भावना से किया गया, कि मध्य प्रदेश में जो किया था कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ, उसका बदला ले लिया समाजवादी पार्टी ने। तो तय कर लें कि ये तालमेल की राजनीति है या बदले की राजनीति है। ये विपक्ष में दोनों खेल चल रहे हैं। तो अभी तक 1952 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ, वहां से लेकर अभी तक किसी चुनाव के बाद मतदाता को इस तरह का पछतावा हुआ हो और उसके लिए उसने पश्चाताप करके स्थिति को बदलने की कोशिश की हो, ये दिखाई नहीं देता है। ये भारतीय राजनीति की एक नई परिघटना है और इसका एक ही मतलब है
नरेंद्र मोदी के प्रति मतदाता का विश्वास। उसे लग रहा है कि गलती नरेंद्र मोदी की नहीं थी, गलती हमसे हुई। हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, न तो भुलावे में आना चाहिए था, न नाराज होना चाहिए था, और न ही आलस्य दिखाना चाहिए था। तो ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, और इनमें भी खास तौर से अगर झारखंड को छोड़ दें तो बाकी 4 में जो वोट है वो पश्चाताप का वोट है कि हमसे एक गलती हुई, उसको सुधार रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र और दिल्ली है। हरियाणा भी है, लेकिन हरियाणा की परिस्थिति थोड़ी अलग है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जैसा कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वहाँ भी चमत्कार ही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जो 2014 में तीसरे नंबर की पार्टी थी वहाँ, और बहुत छोटी पार्टी थी तीसरे नंबर पर भी, वो लगातार 3 बार सत्ता में आई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दिल्ली में 27 साल से जो सत्ता से बाहर थी, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को न केवल उनकी पार्टी को हराया, अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट हार गए। ये कोई छोटा मोटा जनादेश नहीं है। ये जनादेश चीख चीख कर कह रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने जो गलती की या हमसे भूल हो गई, हम उसका परिमार्जन कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव का नतीजा बताता है कि यह सिलसिला अभी आगे चलने वाला है। आगे जो 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, एक इसी साल नवंबर में बिहार विधानसभा का, उसके बाद 26 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा, और ये मानकर चलिए कि ये सभी राज्य, बिहार थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार से गठबंधन है, तो इसलिए स्थिति आसान है बीजेपी के लिए, लेकिन वहाँ एक दूसरी तरह की चुनौती है। बीजेपी को अपना नंबर 1 का जो स्थान है उसको बचाने और उसको आगे बढ़ाने की चुनौती है। लेकिन 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही है, तो उसके सामने चुनौती है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की। और ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसमें वो अकेले या गठबंधन के साथियों के साथ सत्ता में आ जाए या सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाए। तो अगर ये पश्चाताप का सिलसिला चलता रहा, पश्चाताप की ये हवा, ये लहर चलती रही, तो चमत्कार भी हो सकता है। हालांकि तीनों राज्य बहुत मुश्किल हैं भाजपा की दृष्टि से देखें तो, खास तौर से तमिलनाडु और केरल, और उसमें भी सबसे ज़्यादा केरल में भाजपा की कोई संभावना मुझे तो दिखाई नहीं देती। तमिलनाडु में एक हल्की सी उम्मीद की किरण है, पहले भी कह चुका हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी, अन्ना द्रमुक और फिल्म स्टार, सुपरस्टार विजय एक साथ आ जाते हैं, तो किसी बदलाव की या बड़ी छलांग की उम्मीद कर सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति ठहर गई है। क्या ममता बनर्जी की लोकप्रियता सैचुरेट कर गई है? वो ठहराव आ गया है, वो यहीं पर बनी रहेंगी या इससे नीचे जाएंगी, इसका सवाल है। सैचुरेशन बीजेपी की तरफ भी दिख रहा है। बीजेपी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन उड़ीसा में भी तो यही दिख रहा था, दिल्ली में भी कमोबेश यही दिख रहा था, हरियाणा में तो नीचे जाती हुई दिख रही थी। तो जो चुनाव से, यानी मतदान से पहले दिखता है, कम से कम मैं 4 जून 2024 के बाद की बात कर रहा हूं, वो नतीजों में दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। इस नाते मैं कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, एक नई परिघटना हुई है पश्चाताप की राजनीति की। ये सिलसिला कब तक चलेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो चल रहा है, और इसके रुकने की अभी तत्काल तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।